नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। समंदर में भारत का एक अलग रुतबा है और भारत अब समंदर का सिकंदर बनने की राह पर है। भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। आज दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में इंडियन नेवी की गिनती होती है। भारतीय नौसेना 2047 तक आत्मनिर्भर बन जाएगी और इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कल उठाया गया। कलावरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी वागिर को सोमवार को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इसे सैंड शार्क भी कहा जाता है। वागिर के आने से इंडियन नेवी की ताकत कितनी बढ़ गई है और भारतीय नौसेना किस तरह से समंदर का सिकंदर बन रही है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि पनडुब्बी वागिर की खासियत क्या है। दुश्मन के छक्के छुड़ा देने वाली भारतीय नौसेना की समुद्र में पानी के भीतर से युद्ध करने की क्षमता और बढ़ गई है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार की मौजूदगी में सोमवार को कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर भारत की समुद्री सेना के युद्धक बेड़े में शामिल हुई। इस पनडुब्बी को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाया गया है। भारत में अब तक बनाई गई सब पनडुब्बियों में सबसे कम समय वागीर को बनाने में लगा है। पनडुब्बी वागीर की कमीशनिंग से भारतीय नौसेना की परिचालन शक्ति और मजबूत होगी तो दुश्मन से निपटने के लिए ताकत मिलेगी। इस मौके पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि पनडुब्बी की क्षमताओं और मारक क्षमता से न केवल नौसेना की युद्ध क्षमता में वृद्धि होगी बल्कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता में भी मजबूती आएगी। Vagir will be the third submarine inducted into the Navy in a short span of 24 months, and this is no small achievement and underscores the coming of age of India's shipbuilding industry and the maturing of our defense ecosystem. वागीर 24 महीने की छोटी सी अवधि में नौसेना में शामिल होने वाली तीसरी पनडुब्बी है। वागीर को 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। फरवरी 2022 में शुरू हुए वागीर के समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को कड़े निरीक्षण और समुद्री ट्रायल से गुजारा गया है। वागीर का नाम सैंड शार्क से लिया गया है, जो हिंद महासागर की एक घातक गहरे समुद्र की शिकारी है। पनडुब्बी वागीर का एक तरह से पुनर्जन्म हुआ है क्योंकि इस नाम की पनडुब्बी का गौरवशाली अतीत रहा है। तत्कालीन वागीर को 1973 को नौसेना में कमीशन किया गया था और लगभग 3 दशकों तक देश की सेवा करने के बाद इसे 2001 में सेवा से मुक्त कर दिया गया था। अगर वागीर की विशेषताओं की बात करें तो यह पनडुब्बी समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इनमें समुद्र के अंदर किसी पनडुब्बी या समुद्र की सतह पर किसी जहाज को तबाह करने के लिए टॉर्पीडो होते हैं। इसके अलावा समुद्र में बारूदी सुरंगें भी बिछा सकती है। यह पनडुब्बी भारत के समुद्री हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ावा देगी और सतह रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करना, बारूदी सुरंग बिछाने और निगरानी मिशन सहित विभिन्न मिशनों को पूरा करने में सक्षम है। इसमें सटीक निर्देशित हथियारों का उपयोग करके दुश्मन पर हमला करने की क्षमता है। कलवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियां पहले ही भारतीय नौसेना में कमीशन की जा चुकी हैं। इनमें INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला शामिल है। 6ठी पनडुब्बी भी एडवांस चरण में है। इन पनडुब्बियों का निर्माण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम है। कुल मिलाकर आज का दिन नौसेना के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि आज गहरे समुद्र का एक और प्रहरी नौसेना को मिल गया है। मुंबई से श्यामा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो इस तरह कल कलवरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी वागीर भारतीय नौसेना का हिस्सा बन गई है। पानी के भीतर वागीर की रफ्तार 37 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी के ऊपर इसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। वागीर के आने से इंडियन नेवी की ताकत कितनी बढ़ गई है और कैसे भारतीय नेवी 2047 तक आत्मनिर्भर हो जाएगी, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान अजय बैनर्जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड वाइस एडमिरल अनूप सिंह। तो सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगा अनूप सिंह जी आपके साथ। अनूप सिंह जी, ये वागीर के आने से भारतीय नौसेना की ताकत कितनी बढ़ गई है? हम
सबसे पहले हमें थोड़ी सी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि द फर्स्ट इंडियन सबमरीन जो हमने सोवियत यूनियन से खरीदी थी वो फॉक्सट्रॉट क्लास कहलाती थी। फॉक्सट्रॉट क्लास सबमरीन जिसका नाम कलवेरी था, आईएनएस कलवेरी, तो पहली कलवेरी थी, 1967 में आई थी और टोटल हमारे पास 8 आई थी। और उसके बाद हमने शिशुमार क्लास जर्मनी से 2 खरीदी और 2 यहां बनाई और 1986 में साइमल्टेनियसली मॉडर्न किलो क्लास सबमरीन हमने सोवियत यूनियन से खरीदी। इस वक्त काफी सारी सबमरीन पहले तो डीकमीशन हो चुकी हैं, जो बची हुई हैं पुराने सबमरीन स्टेबल बेसिस, सिंधु घोष क्लास यानी कि किलो क्लास और शिशुमार क्लास, उनकी उम्र काफी हो चुकी। ज्यादा से ज्यादा कन्वेंशनल सबमरीन जो है 25 से 30 साल चलती है और हम खींचतान करके उसको ज्यादा देर तक चलाते हैं, उसकी इंडिजिनस डेवलपमेंट करते हैं पार्ट्स का, क्योंकि कंपोनेंट सारे मिलते नहीं हैं। इसलिए हमें बहुत जरूरत थी कि नई क्लास की मॉडर्न सबमरीन आए। ये काफी देर में आई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब ये बहुत मॉडर्न सबमरीन हैं, 6 आ गई, 5 आ गई हैं वागीर को इंक्लूड करके, 6ठी इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरू में आ जाए। तो इसके साथ जो मॉडर्न सबमरीन 5 हो गई हैं वागीर के इंक्लूडेड, उससे हमारी क्षमता बहुत बढ़ गई, क्योंकि सबमरीन इज अ वेपन ऑफ स्टेल्थ, यानी कि हमेशा सबमरीन पानी के नीचे रहती है। पनडुब्बी जो है उसका महत्व यह है कि जहाजों के पकड़ में नहीं आती और अपने टॉर्पिडो और मिसाइल छुप कर मार कर सकती है। अपने सोनार जो सेंसर है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहा जाता है, सोनार, उससे वो जहाज को पैसिव सोनार से पकड़ सकती है। जहाज को पता भी नहीं लगता है कि सबमरीन आसपास। इसलिए ये एक सी डिनायल वेपन कहा जाता है और सी कंट्रोल के अंदर सी डिनायल इंक्लूडेड होता है। तो हमारे पेनिनसुलर कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी ज्योग्राफी है, और 2 हमारे जो महत्वपूर्ण दोस्त हैं, पाकिस्तान और चाइना, जिनको हम एडवर्सरीज अब ओपनली कहते हैं क्योंकि उनके एक्शंस इस तरह के होते हैं, उनके लिए हमें उनके साथ सतर्कता बरतने के लिए और हमें सारा वक्त होशियार रहने के लिए समुद्र में मॉडर्न सबमरीन्स की अच्छी तगड़ी फ्लीट की जरूरत है। अनूप सिंह सर, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात निकल के आ रही है। इसको जो सैंड शार्क कहा जा रहा है सबमरीन को, बागीर को, और साइलेंट किलर भी कहा जा रहा है, इसका क्या मायने है? साइलेंट किलर इसलिए कि सबमरीन सारे वर्ल्ड में कहा जाता है कि सबमरीन एक तरह का वेपन ऑफ स्टेल्थ है जिसको देखा नहीं जा सकता। कन्वेंशनल सबमरीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वागीर जो कमीशन हुई है और इसके पहले वाली भी जो हैं, इनको 24 घंटे में कुछ टाइम के लिए अपना सिर्फ स्नॉट ऊपर करना पड़ता है, जिससे डीजल इंजन चल सके और बैटरी चार्ज हो जाए। जो न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन है उसको ऊपर आना ही नहीं पड़ता, कुछ ऊपर नहीं करता। लेकिन ये स्नॉट भी इतनी पतली होती है कि पकड़ में नहीं आ सकती, बहुत मुश्किल से किसी रेडार में पकड़ में आती है अगर काम सीज हो, वो भी आसपास अगर जहाज। तो इसका महत्व ये है कि सारे दुनिया में मॉडर्न से मॉडर्न, आधुनिक से आधुनिक देशों में ये दिक्कत रहती है कि सबमरीन को पकड़ा कैसे जाए। और मॉडर्न सबमरीन और ज्यादा उनके पास ये टाइम होता है कि नीचे बिना बैटरी चार्जिंग के नीचे रह सके। 24 घंटे में से पुरानी सबमरीन केवल 17-18 घंटे नीचे रह सकती, फिर उनको बैटरी चार्ज करनी पड़ती थी 5-6 घंटे। उसके बाद जो आई पूरी वर्ल्ड में और हमारे पास भी, उनको 3-4 घंटे के लिए बैटरी चार्ज करने के लिए अपना स्नॉट ऊपर करना पड़ता। अब अगर वो स्नॉट किसी सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट की पकड़ में आ जाए या अगर काम सीज और जहाज के रेडार में आ जाए तो दिक्कत पड़ जाती है। अनूप सिंह साहब, हमारे साथ अजय बैनर्जी भी मौजूद हैं। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो सिंह साहब ने अभी जिक्र किया चीन और पाकिस्तान का, अगर हम चीन की बात करें तो हिंद महासागर हो गया या प्रशांत महासागर क्षेत्र हो गया, यहाँ पर चीन एक बड़े खतरे के तौर पर उभर रहा है। तो ऐसे में भारतीय नौसेना का ताकतवर होना कितना ज़रूरी आप समझते हैं?
जी, पहली बात तो नमस्कार। भारतीय नौसेना ताकतवर है और चीन के सामने अगर हम मुकाबला करेंगे तो अगर हमारे नंबर कम होंगे ज़रूर सबमरीन के उनसे, मगर हमारी जो ताकत है या उसकी ऑपरेटिंग फिलॉसफी है वो चीन से काफ़ी बेहतर है। दूसरी बात, चीन को अगर हिंद महासागर के अंदर आना है तो वो स्टेट्स ऑफ मलाका एक जगह है, वहीं से आएंगे, या स्टेट्स ऑफ सुंडा से आएंगे। भारतीय नौसेना के दोनों जगहों पर एक कड़ी निगरानी है, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हैं, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट हैं जो उस पर नज़र रखते हैं चीन की हर हरकत के ऊपर। मान लीजिए चीन के कोई पनडुब्बी या विमान आता है, माफ़ी चाहता हूँ, कोई जहाज़ आता है तो उसके ऊपर हमारी पैनी नज़र होती है। दूसरी बात रही सबमरीन की, जब से कन्वेंशनल सबमरीन है जिसे परंपरागत सबमरीन कहते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक के एक कॉम्बिनेशन से, मिश्रण से चलती है ये। अब कल ही इस कलवरी क्लास के लिए ही एक बहुत अहम चीज़ हुई है टेक्नोलॉजी के बारे में, उसे AIP कहा जाता है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। वो कल ही एक सौदा तय हुआ है DRDO और फ्रांस के नेवल ग्रुप के बीच में। हमने खुद ही बनाया है वो AIP। दुनिया के 1 या 2 ही मुल्क हैं जो ऐसे AIP बनाते हैं। आपके दर्शकों को बता दूं, AIP से ये सबमरीन यानी पनडुब्बी करीब 4 या 5 दिन तक समुद्र की सतह के नीचे रह सकती है। इसका मतलब ये है 4-5 दिन अगर नीचे रहने का मतलब होगा कि हमारी जो मारक क्षमता है या छुपने की क्षमता है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। आपके दर्शकों को साथ साथ ये भी बता दूं कि कई मुल्क केवल परमाणु ऊर्जित पनडुब्बियां बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाते हैं। हम या फ्रांस या रूस या 2-3-4 मुल्क और ऐसे हैं जो ऐसी परंपरागत पनडुब्बियां भी बनाते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक से चलने वाली। भारत परमाणु ऊर्जित पनडुब्बियां भी बना रहा है, मगर वो सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं, इसके बारे में बात नहीं करी जा सकती। अजय, एक बात हम लोग देखते हैं, जब आपने जिक्र भी किया उसका कि चीन के पास कितनी पनडुब्बी है और हमारे पास कितनी पनडुब्बी है। आंकड़ों के मुताबिक चीन के पास 80 पनडुब्बी है और भारत के पास 17 हैं। तो अभी हमें इस पूरे प्रोजेक्ट में जो पनडुब्बी बनाने का काम लगातार भारत में आत्मनिर्भर भारत के तहत हो रहा है, इसमें और कितनी तेजी लाने की जरूरत है? एक सबमरीन एक्शन प्लान है, सन 99 में बनाया गया था। उसमें पनडुब्बियों का नंबर लिखा हुआ है, कितनी पनडुब्बियां होनी चाहिए। हम थोड़ा सा उससे पीछे चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमारी एक नौसेना की ऑपरेटिंग फिलॉसफी है जो मैं देखता हूं, वो स्टेट्स ऑफ मलाका जो हमारी पूर्वी तरफ है सिंगापुर के पास, और पश्चिमी शोर पर स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़, इसके बीच में हमारी ऑपरेटिंग फिलॉसफी है। चीन की ऑपरेटिंग फिलॉसफी कुछ और है। चीन अमेरिका से दावा ठोकता है कि हम बहुत बड़े मुल्क हैं। हमारी ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं है, हमारी ऐसी कोई ग्लोबल पावर बनने की या एक्सपीडिशनरी फोर्स बनने की कोई हमारा दावा नहीं है। चीन का ये दावा है, इसलिए वो सबमरीन पे सबमरीन ऐड कर रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर ऐड कर रहा है, जहाज़ी जंगी बेड़े ऐड कर रहा है। हम अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और हमारे पास जो ज्योग्राफी है उसका हमको बहुत बड़ा फ़ायदा है। हमारे पास नौसेना के पास ऐसे विमान हैं जो दूर दूर तक चीज़ें देख सकते हैं। रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट हैं, लीज पर लिए हैं अमेरिका से, प्रेडेटर, बोइंग P-8I विमान है जो दूर तक देख सकता है। उन चीज़ों के चलते हमको चीन की ज्योग्राफी का फ़ायदा उठाते हुए अभी तक हम मेरे हिसाब से ठीक हैं। अजय, एक बात और हमने देखी कि 2017 के पहले जो 1.5 दशक था उसमें करीब करीब कोई भी नई सबमरीन इस तरह से बेड़े में शामिल नहीं हुई। लेकिन 2017 के बाद एक अच्छी शुरुआत हुई। PM मोदी ने जो INS कलवरी को उनके हाथों लोकार्पण हुआ और बेड़े में शामिल हुई, उसका INS अरिहंत आया। तो अब जो गति पकड़ी है पनडुब्बी के क्षेत्र में भारतीय नौसेना ने, वो आपको लगता है कि सही दिशा में काम हो रहा है? जी बिल्कुल। एक जिसे हम लोग सामरिक दृष्टि से उसको एक लॉस्ट डिकेड कहा जाता है कि एक दशक जो हम खो गए थे बीच में पनडुब्बियों पे काम। जैसे ये फ्रांस की कंपनी है DCNS, इनका आजकल नाम नेवल ग्रुप है, इनके साथ सौदा तय हुआ MDL के साथ, मैजागन डॉक्स लिमिटेड मुंबई के साथ। करीब 14-15-16 साल पहले काम शुरू हुआ था। मुझे याद है 10-12 साल पहले जब पहली पनडुब्बी तैयार होनी शुरू हुई थी तो हम लोग उसके ऊपर रिपोर्ट करने गए थे। तो ये पनडुब्बियाँ जब कमीशन होनी शुरू हुई 2017 में, उसके बाद हमारी जो फिलॉसफी चेंज हुई है, अब 6 सबमरीन और आने की बात हो रही है। इसके बाद कलवरी क्लास की 6 हैं, कलवरी क्लास के 6 और आने की बात हो रही है। और मेरा मानना यह है कि आने वाले 2, 4, 5, 8, 10 साल में, आपके दर्शकों को बता दूं 2, 4, 8, 10 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर चीज़ का कमीशनिंग का टाइम होता है, वक्त होता है। सब कुछ इकट्ठा नहीं कमीशन हो सकता, सब कुछ इकट्ठा बाहर डिकमीशन नहीं हो सकता है। इसलिए 2 से 8 या 10 साल के बीच में हमारी और पनडुब्बियां विकसित होकर अंदर आ जाएंगी। अनूप सिंह जी, आपने ईस्टर्न कमांड आपने तैनात रहे हैं, आपने का एक लंबा अनुभव है। जो सवाल मैंने अजय से पूछा था वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंद महासागर और जो दक्षिण चीन सागर है उस पर पूरी दुनिया की नज़र लगी हुई है। तो ऐसे में भारतीय नौसेना का लक्ष्य क्या होना चाहिए और उसकी तैयारियां किस तरह की होना चाहिए? जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारी एक पेनिनसुलर ज्योग्राफी, तो जहां तक ज्योग्राफिकल एडवांटेज है वो बहुत बहुत बढ़िया है हमारे लिए। पर उसी के साथ 9/11 के बाद, बल्कि 9/11 से 1 साल पहले से, जब अल-कायदा इन अरेबियन पेनिनसुला ने अपनी आतंकवादी तकनीकियों से एक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर को अटैक किया था एडन हार्बर में, उसके बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया।
तो हमें सतर्कता बरतने के लिए बहुत सारे जहाज और सब पनडुब्बियां चाहिए, क्योंकि हमारी पेनिनसुलर ज्योग्राफी जो है 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। साथ में 800 मील परे, 1300 किलोमीटर परे ऑन द ईस्ट ऑफ इन द बे ऑफ बंगाल हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वहां पे भी हमारे एसेट्स हैं। और जो बे ऑफ बंगाल है उसके अंदर बहुत ज्यादा सर्वेलेंस की जरूरत है, क्योंकि चीन का उधर आना बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि उनके शिप्स और सबमरीन्स को बे ऑफ बंगाल में जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि म्यांमार के साथ उनकी दोस्ती एक अलग सी है। और साथ में उनको मालूम है कि हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर बहुत सारे एसेट्स हैं, तो वो अपनी इंटेलिजेंस भी गैदर करते हैं। इसलिए हमें नंबर्स की ज्यादा जरूरत है। और जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मलाक्का और लॉम्बॉक स्ट्रेट्स के दो ऐसे, और सुंडा स्ट्रेट में भी 2 ऐसे एरियाज हैं जहां से इनकी पनडुब्बियां आ सकती हैं। अब आपको ये बता दूं, ये इंटरनेशनल स्टेट्स हैं। इंटरनेशनल स्टेट्स का मैरीटाइम लॉ के अंदर एक रूल होता है कि पनडुब्बी कभी भी अंडर वाटर नहीं आ सकती। मलाक्का स्ट्रेट में तो इतनी डेप्थ ही नहीं है कि अंडर वाटर सेफली आ रहे, तो उसको मलाक्का स्ट्रेट में तो उसको सरफेस पे ही आना पड़ेगा, पकड़ा जाता, पता लग जाता है। मर्चेंट नेवी से भी पता लग जाता है, हमारे भी जो चुपचाप बैठे हुए हैं जहाजों में और पनडुब्बियों में उसके आसपास, उनको पता है। लॉम्बॉक और सुंडा स्ट्रेट से चीन की नेवी जो है वो ये स्मार्टनेस दिखाती है कि क्वाइटली अंडर वाटर ट्रांजिट कर। फिर भी हमारे पास P8I जहाज हैं जो 2012 से आने शुरू हुए थे, 2008 से आने शुरू हुए थे। उनकी बहुत अहमियत है, उनकी क्षमता बहुत बढ़िया है, बहुत आधुनिक है। वो हवाई जहाज बोइंग 737-800 प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं, अमेरिका से हमने खरीदे। वो हम उनको चलाते हैं वहां पे, अपनी पनडुब्बियां भी वहां आसपास रखते हैं। हम बता नहीं सकते, अब तो खैर मैं अवकाश प्राप्त हूं, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि 24/7 हमारी नजर वहां पे रहती है, अंडर वाटर भी और ओवर वाटर। तो चीन के लिए इतना आसान नहीं होता कि चुपचाप आ जाए जैसे पुराने दिनों में आया। ये दूसरी चीज जो आपने बताई कि चीन की क्षमता, अपनी नौसेना की क्षमता दिन ब दिन बढ़ती जा रही, क्षमता यानी कि नंबर्स, और चीन इसी चीज के अंदर ज्यादा शौक रखता है कि अमेरिका से ज्यादा नंबर्स हो। इसका ये नहीं मतलब कि उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, रिलायबल है। उसकी सबमरीन्स में अभी भी खामियां हैं, इन द सेंस के पहली चीज तो जो सदर्न मोस्ट नेवल बेस है चीन की, वो हाइनान आइलैंड है पैसिफिक। वहां से लेकर और अरेबियन सी के गोवा और बॉम्बे वाले तट के बीच में आने के लिए उसको तकरीबन 7,500 किलोमीटर चलना। जब तक कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन वहां पहुंचेगी उसके पास एंड्योरेंस ज्यादा रहेगी नहीं, क्योंकि एंड्योरेंस का मतलब ये भी होता है फूड एंड राशन, रेस्ट एंड रिक्रिएशन फॉर द क्रू, और साथ में रूटीन्स जो करने। सो ज्यादा से ज्यादा एक पनडुब्बी जो डीजल इलेक्ट्रिक होती है एट ए टाइम 45 से 55 दिन तक ऑपरेशन में रहती है। अनूप सिंह जी, अगर हम पनडुब्बी से के अलावा अगर हम ये एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो हमारे पास 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और मैं अजय से जानना चाहूंगा कि एक INS विक्रांत है और एक INS विक्रमादित्य है, तो इस दिशा में भी काम करने की कितनी जरूरत है अभी, और कितना काम हो रहा है? जी बिल्कुल, नौसेना भी बात कर रही है, जो मुझे जानकारी है इनिशियल लेवल पर, कि विक्रांत की तरह का या उसके साइज का एक और कैरियर की बात चल रही है, और जो अभी एक उससे बड़ा कैरियर यानी 75,000-70,000 टन की बात चल रही थी, उस पर अलग बात चल रही है। विक्रांत, आपके दर्शकों को बता दूं, को 45 से 47,000 टन का कैरियर है। विमान वाहक पोत है जिसके ऊपर से लड़ाकू विमान उड़ सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। तो विक्रांत के ही साइज का 45 से 47,000 टन का कैरियर की बात चल रही है, और उससे बड़े कैरियर की बात अभी थोड़ी पीछे चल रही है, मगर चीन ने थोड़े 1-2 और बना लिए हमसे ज़्यादा। चीन की इकॉनमी हमसे बड़ी है, और हमको जब उनसे मुकाबला करने की बात करते हैं, वो हमेशा, जैसे वाइस एडमिरल साहब भी बता रहे थे, ज्योग्राफी जो है वो हमको सूट करती है। चीन को इस हिंद महासागर में ज्योग्राफी सूट नहीं करती है। हज़ारों किलोमीटर उन्होंने चल के आना है, और उनके प्रतिद्वंदी उन्होंने खुद ही क्रिएट कर रखे हैं। अमेरिका, रूस तो खैर नहीं उनको प्रतिद्वंदी कहूँगा मैं, UK या फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने प्रतिद्वंदी की तरह क्रिएट कर रखे हैं। हमारा ऐसा कोई वहाँ दुश्मनी किसी से नहीं है, तो हम वहाँ पर अपर हैंड है हमारा। अजय, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, समय का अभाव है, हमें इस चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ेगा। अजय बैनर्जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिटायर्ड वाइस एडमिरल अनूप सिंह जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस खास कार्यक्रम चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। देखते रहिए DD न्यूज़।